मैं हूँ दीप्ति बत्रा, एक वर्किंग प्रोफेशनल और यूजीसी नेट क्वालिफायर। और मैं यहाँ आपके साथ वही टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी शेयर करने आई हूँ जो मैंने खुद फॉलो करके सक्सेस पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आप इसमें पढ़ सकते हैं, तुम्हारे कल को आज की ही मेहनत सफल बनाएगी। तो छोड़ के सब को सवारो कल, पहुंचाओ खुद को उस पार। ये कुछ मोटिवेशनल लाइंस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कंप्लीट गाइड है इसके अंदर। पहले तो जानते हैं यूजीसी नेट होता क्या है। यूजीसी नेट की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये कब होता है? तो ये आपका होता है, एक तो टू टाइम्स एग्जाम होते हैं। एक तो जून में होते हैं, एक दिसंबर में होते हैं। आपके 2 बार साल में एग्जाम होते हैं। कौन लेता है ये आपका एग्जाम? एनटीए लेता है। एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एनटीए फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इन सब का कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जाम से, बस मैं एज इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ आपको। एग्जाम पैटर्न की ओर चलते हैं। तो एग्जाम पैटर्न ये है कि आपके 2 पेपर होते हैं। एक तो पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। दोनों ही पेपर आपके 3 आवर्स के होते हैं। इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, मतलब विदाउट एनी ब्रेक ही आपका एग्जाम होता है। 1 आवर आपके लिए पेपर 1 के लिए होता है और 2 आवर आपके पास पेपर 2 के लिए होता है। तो चलिए धीरे धीरे जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। इसके अंदर पेपर 2 का सिलेबस नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने मास्टर्स किस सब्जेक्ट से की है। इसीलिए मैंने इसमें पेपर 2 का सिलेबस इंक्लूड नहीं किया। मेरा जो पेपर 2 है वो पॉलिटिकल साइंस है, बट मैं आगे आने वाली वीडियो में उसका सिलेबस डाल दूंगी। और जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें क्लियर करने के लिए रूल्स फॉलो किए थे वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर एग्जाम पैटर्न को। तो आपके एग्जाम 2 होते हैं जो कि 3 घंटे के होते हैं। 1 घंटा आपको पेपर 1 के लिए होता है, 2 घंटे आपके पेपर 2 के लिए होता है। पेपर 1 के अगर आपको डिटेल बताऊं तो पेपर 1 का सिलेबस, क्वेश्चन इसमें 50 आते हैं, मार्क्स ये 100 का होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 10 यूनिट्स टोटल होती है। 10 यूनिट्स टोटल होती है और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर 10 यूनिट्स होती है। फर्स्ट आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन एंड आईसीटी। ठीक है, इसके अंदर ये ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 यूनिट्स। ठीक है, ये थोड़ी चैलेंजिंग होती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। और इससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है आपकी। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है ये आपका पेपर। ये आपका जो भी मास्टर्स में आपने सब्जेक्ट लिया होता है उसी पे बेस्ड होता है ये। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी 10 यूनिट्स होती है। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो इसमें भी 10 यूनिट्स होती है और हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर यूनिट से 10 ही क्वेश्चंस आए, इधर ऊपर नीचे भी हो सकता है। किसी यूनिट से 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं, किसी से 7, किसी से 10 आ जाए। कभी कभी करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होता है। इस बार जब मैंने पेपर दिया था तो उसके अंदर करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होता ही है, वो हमेशा ही होता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नहीं, मतलब मैंने ऐड करके बताया, एक्चुअल में आते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, मार्क्स 200 का होता है, टाइम 3 आवर्स का होता है। जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चाहे आप कितने भी क्वेश्चन गलत करें और कितने भी क्वेश्चन सही करें, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता। कोई गलत क्वेश्चंस का इम्पैक्ट आपके सही क्वेश्चंस पे नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एज लिमिट एंड अटेम्प्ट्स की। तो अगर हम नेट की बात करें तो 4 नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। अब अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगर आप 60 की एज में भी चाहते हैं एग्जाम देना तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और ना आपके अटेम्प्ट्स होते हैं इसके अंदर, नो अटेम्प्ट लिमिट होती है। ठीक है, चाहे आप 10 टाइम्स दे चाहे 20 टाइम्स दे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, अगर इसमें हम एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल के लिए, मतलब जनरल मैन की बात कर रही हूँ मैं, मतलब अदर कैटेगरीज, आप फीमेल को छोड़ करके जो कैटेगरी आपकी बचती है उसके लिए 30 एज होती है। रिलैक्सेशन 5 इयर्स का एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को होता है। जितनी भी, देखो मुझे जो कंफ्यूजन थी ना, तो मुझे ये था कि जब किसी ने बोला कि फीमेल कैंडिडेट को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, तो मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ, तो मुझे लगा शायद मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ यही गलतफहमी थी कि ये अदर कैटेगरीज को मिलता है, जनरल को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ऑल कैटेगरीज इंक्लूडेड होती हैं। किसी भी कैटेगरी से आप हो और फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, जेआरएफ में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एंड यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट जो है ना, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो एक तो आता है आपका ओनली पीएचडी। ठीक है, एक होता है आपका नेट। तो नेट का मतलब ये है कि आप अगर नेट क्लियर कर लेते हैं तो प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं। जो भी प्रोफेसर के एग्जाम फॉर्म होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। जेआरएफ में सब कुछ आ जाता है, जेआरएफ में आपका सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो चलिए जानते हैं, पीएचडी का मतलब तो आपको पता ही है,
बेनिफिट्स आपको जीआरएफ और नेट क्लियर करने पे क्या क्या मिलते हैं, तो चलिए धीरे धीरे करके जानते हैं। नेट क्लियर करने पे आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लेक्चरर बनने का मौका मिलता है। मैंडेटरी आपके देखो यूजीसी जो नेट है, सॉरी, नेट क्लियर करना ना मैंडेटरी होता है पीएचडी के लिए। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपका नेट क्लियर होना जरूरी है। बिना नेट क्लियर किए हुए आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। पीएसयूएस की अगर हम बात करें तो पब्लिक पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसके अंदर आपको जॉब करने का मौका मिलता है जब आप नेट क्लियर कर लेते हैं। तो मतलब ये जो बेनिफिट्स हैं ये मुझे मिल सकते हैं। अभी मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन मुझे ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी एग्जाम होता है उसके लिए मैं, मतलब जो भी फॉर्म होते हैं उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म फिल करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं जेआरएफ की। तो जेआरएफ का मतलब होता है कि रिसर्च के लिए फेलोशिप होती है। इसके अंदर आपको बनने को, अच्छा मैंने एक और पॉइंट ऐड नहीं किया, ऐसा नहीं है अगर आप नेट से कर रहे हो पीएचडी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी आपको एटलीस्ट 10K तो देती ही है, ठीक है। तो जेआरएफ की अगर हम बात करें तो रिसर्च के लिए फेलोशिप आपको मिलता है जो 35 to 42K होता है पर मंथ, ठीक है। ये भी पर मंथ ही था, ठीक है। आपका पीएचडी के लिए डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है क्योंकि आपने जेआरएफ किया हुआ होता है। क्योंकि पीएचडी के लिए भी एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी लेती है एग्जाम, जिसमें आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ मतलब इंटरव्यू होता है, उसके बेस पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। इसमें कोई रिटर्न एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आपको एज ए रिसर्चर जॉब मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको जेआरएफ क्लियर करने के बाद मिलते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो पेपर वन के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये होगी। पेपर वन की अगर स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ तो आपको कम से कम 2 घंटे देने चाहिए पेपर वन के लिए डेली बेसिस पे। अब मैंने 2 घंटे बोले तो इसका मतलब 2 ही घंटे नहीं होने चाहिए, ये 3 to 4 आवर्स भी हो सकता है। डेली रिविजन करनी चाहिए जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो। मतलब किसी एक यूनिट को अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को पकड़ा तो उस दिन से कंप्लीट करके, जब भी आप कंप्लीट करो, चाहे आप एक दिन में करो चाहे 2 दिन में कंप्लीट करो, कंप्लीट करके आप उसकी जो भी आपने उस दिन जो डे प्लान किया था उसमें आप अपने डे प्लान में रिवीजन जरूर इंक्लूड करना है इनमें। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, जो भी डाउट होते हैं ना वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। और साथ साथ हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें उस टाइम तो लगता है, जब हम वीडियो देख रहे होते हैं या फिर समझ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ मुझे समझ आ गया, लेकिन जब रिवीजन नहीं करते तो नेक्स्ट डे वो ब्लैंक हो जाता है, वो टॉपिक हमारे माइंड से बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उसको करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने फॉलो की थी और कर भी रही हूँ। तो फर्स्ट है, पहले तो आप रीड कीजिए, साइड बाय साइड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप नोट मेकिंग करें। नोट मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप टॉपिक करते हो XYZ, उसकी नोट मेकिंग बहुत जरूरी है क्योंकि रिविजन में बहुत ज्यादा काम आती है, बहुत ही ज्यादा काम आती है, ठीक है। अब नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पैराग्राफ बनाओ। मेरी प्रायोरिटी होती है नोट मेकिंग में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ताकि जब मैं रिवीजन करूं तो मुझे लर्न हो जाए। मतलब लर्न हो जाए क्या, जब हम मतलब रीड कर रहे हो तो आधी चीजें हमें याद वैसे ही हो जाती हैं, लेकिन हमें और अच्छे से हो जाए इसके लिए हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है। मुक टेस्ट जरूर देना है, पेपर वन का भी और पेपर टू का भी। मुक टेस्ट आप वीकली कर सकते हो, है ना, वीकली करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। एग्जाम के लिए कोई ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत है नहीं, 5 to 6 आवर्स इनफ है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरी जॉब 9 आवर्स की होती है। इसके साथ साथ मैंने 6 आवर्स की स्टडी में नेट क्लियर किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इनफ होता है और मुझे इतनी नॉलेज हो गई तो दिसंबर वाले में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी जीआरएफ क्लियर करने में। तो मैं मुक टेस्ट लगाती हूँ तो मुझे इतना पता लग जाता है कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए आपके पास 3 to 4 मंथ्स इनफ होते हैं। सी, अभी ना दिसंबर में एग्जाम होगा तो अभी आपके पास क्या है, अगस्त को अगर हम छोड़ दें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, ये 3 मंथ्स है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ तो क्लियर करना बहुत ईजी है। मैं सिर्फ नेट क्लियर करने की बात नहीं कर रही, मैं जीआरएफ क्लियर करने की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने तो ये जो आपको बताया ना मेरा नेट क्लियर हुआ है, ये मेरा क्लियर सिर्फ 2 to 3 मंथ्स की प्रिपरेशन में हुआ है, लेकिन स्ट्रैटेजी मेरी ठीक थी इसीलिए मैंने कर लिया। 5 to 6 आवर्स इसे लेकर के चलो डेली बेसिस पे। लेकिन ये स्टडी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप इसके अंदर 1 आवर इंस्टा देख रहे हैं, ठीक है, 1 आवर यूट्यूब रील देख रहे हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना। जो भी है 5 to 6 आवर्स आपके फोकस्ड होने चाहिए, फोकस्ड आवर होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें करंट अफेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। करंट अफेयर कहाँ से आ गया यूजीसी नेट में, तो यूजीसी नेट में करंट अफेयर आता है और वो कुछ मेंशन टॉपिक में से आता है, जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम हो गई, इसको आप याद रखें, है ना। जो भी अपडेट आता है आपका उसको याद रखना चाहिए, मतलब आपको अपडेटेड रहना चाहिए, है ना। जो भी आपकी न्यूज आती है उससे अपडेटेड रहना चाहिए। शिक्षा नीति जो भी अपडेट होती है उससे भी आपको करते रहना चाहिए। वैसे मैं आपको करंट अफेयर के लिए ये बोलूंगी, करंट अफेयर की ना मैं वीडियोस डालूंगी जो कि यूजीसी नेट
का जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए होगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। अब ये कुछ डू एंड डोंट है, तो इस पे फोकस कर लेते हैं। डू एंड डोंट मैंने अपने एक्सपीरियंस पे ही बताए हैं आपको, ठीक है, क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने गलतियां की थी या फिर जो गलतियां नहीं करनी चाहिए मैंने जो की, उसको आप रिपीट मतलब उसको आप ना करें और मैं भी उसे रिपीट ना करूं, तो इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ था, तो वो मैं आपको शेयर करती हूँ, मे भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। पहली बात तो ये है कि आपको ना सब पूरा सिलेबस समझना है, ठीक है। सिलेबस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। सिलेबस जब आप वेबसाइट में देखोगे, एनटीए की वेबसाइट में, और जो सिलेबस देखो ना, तो ये एनटीए की वेबसाइट का ही होना चाहिए। ये नहीं कहीं से भी किसी की वीडियो उठा ली और वो आपको सिलेबस बता रहा है, तो वो तो जो भी सिलेबस बता रहे हैं ना, आपको शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं, लेकिन आपको वो बाद में देखना है। पहले आपको वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको चेक करना है कि हाँ, सिलेबस के अंदर क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आप उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें। स्मॉल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा कि आप जब ये सिलेबस डाउनलोड कर लोगे, उसे रीड करोगे, तो सेकंड टाइम जब देखोगे तो वीडियो आप किसी की देखोगे, किसी ना किसी मतलब चैनल की या किसी की भी जिसको आप जानते हो, जिससे आप समझते हो, ठीक है। तो उस सिलेबस को आपको समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से ये पता चल जाता है कि ट्रेंड कैसे क्वेश्चन का चल रहा है ना। देखो, ट्रेंड तो मैं सच बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन का चल रहा है, डीपली कोई नहीं जाता है। ये फालतू के जो बच्चों के क्वेश्चंस होते थे कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी, ठीक है, सॉरी, यूनिवर्सिटी कब बनी कब नहीं बनी, ये ऐसे क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है ना, डीप जा ही नहीं रहे। अब इनको ना ये रटे रटाई क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, रटने वाली बात है। रट लेते तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है, नहीं तो अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है रिसेंट ईयर्स में की मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनके बेस पे मैं बता रही हूँ। अब इनको ये चाहिए कि 1982 में ये हुआ था, 1999 में ये हुआ था, मतलब वो बच्चों वाले क्वेश्चंस की बात है, आपको ये रटना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के नेम, कब बनी वो यूनिवर्सिटी, किस वजह से बनी, ठीक है। अब जैसे कोई भी स्कीम है, वो कब बनी, ठीक है। मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जो आते हैं, ठीक है। 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें, इससे क्या होगा, आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। स्टडी प्लान की बात करूँ तो स्टडी प्लान बनाना तो बहुत जरूरी है। स्टडी प्लान में आपका पेपर 1, पेपर 2 और रिवीजन, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, वीकली होना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देना ही है, मॉक टेस्ट आपको वीकली देना है। करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है आपको। रिवीजन रूल की अगर मैं बात करूं तो रिवीजन रूल कुछ इस तरीके से बना सकते हो, 1, 7 और उसके बाद 21। इसका मतलब ये है, 7 क्लियर नहीं है। फर्स्ट डे जब आपने पढ़ाई की, टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद 1 वीक में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करके उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। 21 डेज के बाद, मतलब आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद आपको क्या करना है कि आपने और भी टॉपिक्स किए होंगे, तो टॉपिक्स को ऐड करते हुए जो लास्ट टाइम आपने किया था ना फर्स्ट डे, उस टॉपिक को भी मतलब उस यूनिट को भी आप इंक्लूड करके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो, ठीक है। और एक बार रिवाइज करना है, मतलब ये जो प्लान है ना, ये रिविजन के लिए है, ठीक है। डोंट की अगर मैं बात करूं तो डोंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में, जिसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। डोंट इग्नोर सिलेबस, सिलेबस जरूरी है इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना है। पेपर 1 इजी नहीं है, और ये बहुत बड़ा सच है। इसका रीजन पता है क्या है, कि पेपर जो 1 होता है, ये हमारे मास्टर्स का सब्जेक्ट नहीं होता है ना। पेपर 2 होता है हमारा मास्टर्स के सब्जेक्ट। और दूसरी बात, हम पेपर 2 में इसलिए भी फोकस करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि 200 मार्क्स का है, तो इसलिए हम इस पे फोकस कर लेते हैं, इसकी वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जबकि ये वो टॉपिक्स होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। जो कर रहे होते हैं उनके लिए तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, ये सब न्यू टॉपिक्स हो जाते हैं, मतलब और कंप्यूटर, है ना, आईसीटी, ये 3 to 4 यूनिट्स जो है ना, वो थोड़ी उनके लिए अलग हो जाती है ना। और सब सेम होती है, मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है उनको वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की बात की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर 1 की प्रिपरेशन ना करे, उनको भी पेपर 1 की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, ऐसे और 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए अननोन हो सकते हैं। किसी के लिए, जैसे मेरे लिए मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथ से मैं दूर भागती हूँ, इसीलिए मेरे लिए मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो टफ थी, ठीक है। तो ये मेरा वैसे तो सेकंड अटेम्प्ट था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैथमेटिकल रीजनिंग थी ना, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट की वजह से, रीजनिंग आईसीटी ऐसे सब्जेक्ट की वजह से ना मेरा क्लियर नहीं हुआ है फर्स्ट टाइम में मेरा, इसलिए क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मैंने रीजनिंग और ये आईसीटी नहीं किया था, आईसीटी भी नहीं किया था और रिसर्च एप्टीट्यूड भी नहीं किया था मैंने। ऐसे कुछ टीचिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, टीचिंग वाले सब्जेक्ट मैंने, सॉरी, टीचिंग वाले जो यूनिट्स होते हैं ना, वो मैंने नहीं की थी, इसकी वजह से मेरा रह गया था। मैं ये पेपर 1 की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी इसे इग्नोर किया था, आई ऑल्सो इग्नोर्ड, ठीक है।
तो इसका नुकसान मुझे फर्स्ट टाइम में भुगतना पड़ा था, तो इसीलिए आप इसे ना करें। बुक कलेक्टर ना बने, ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे जब यूजीसी नेट का सिलेबस पता चला, तो सिलेबस पता चलने के बाद मुझे ये लगा कि ये जो है ना, मैंने जब मास्टर्स की थी ना, तो मास्टर्स में पेपर 2 की बात कर रही हूँ मैं। तो मास्टर्स में मेरे जो सब्जेक्ट्स थे ना, मतलब जो सब्जेक्ट था, मतलब पॉलिटिकल साइंस था। तो पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जो भी मेरे को बुक्स मिली थी ना, उनको मैं खरीद लेती थी। मतलब मिली थी नहीं, मतलब जिन बुक्स को मैंने रीड किया था, तो उनको मैंने खरीद लिया। परचेज करने का मेरा रीजन क्या था, जो यूनिट्स थी ना, मुझे लगता था वो सिर्फ, मतलब जो यूनिट्स हैं वो इसी से आई हुई, इन्हीं बुक से ही रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने ना कम से कम भी 15 से 20 बुक्स खरीद ली थी। दृष्टि की फिर मैंने पेपर 2 के लिए खरीद ली। इसके साथ साथ और भी 2-3 बुक थी जो मैंने खरीद ली थी, सिर्फ पेपर 2 के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। पेपर 1 के लिए तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग के लिए अलग बुक खरीदी, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए अलग बुक खरीदी। तो मतलब सोचो कि पेपर 1 में 10 यूनिट है, तो 10 बुक इसमें से, और पेपर 2 में 10 यूनिट है, तो मतलब 5 बुक्स तो मैंने इसमें खरीदी ही थी। तो टोटल मिला के 15 से 20 मैंने बुक्स खरीद ली थी, और मैं क्या बन गई थी, बुक कलेक्टर। तो ये आपको नहीं करना है। कोई भी 2 बुक, पेपर 1 के लिए कोई बुक ले लो, ठीक है। पेपर 2 के लिए कोई बुक ले लो। देखो सभी बुक ना अपने आप में अच्छी होती है, क्योंकि जो मैंने क्लियर किया है ना एग्जाम, वो सिर्फ 2 ही बुक से किया है, ठीक है। ये 10-15 बुक का कोई मतलब नहीं होता, और इतना ज्यादा कोई कर भी नहीं पाता है। बुक रीड करो, समझने के लिए वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद फिर नोट्स बनाओ, बस इतना काफी होता है, ठीक है। आपका कुछ कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं होता है, मैं ये पेपर 2 के लिए बता रही हूँ, ठीक है, और पेपर 1 के लिए भी बता रही हूँ मैं। आप क्या करो, पहले बुक रीड करो, ठीक है। बुक रीड किया आपने, उसके बाद कोई वीडियो देख लो उसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट मेकिंग, इसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेप होगा वो रिवाइज करो, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कुछ रह जाता है, इसके बाद तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और तब भी क्लियर नहीं होता है तो फिर 1-2 वीडियोस का रेफरेंस ले लो, है ना। हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, हो सकता है कि जिस टीचर से आपने समझा था उनसे समझ नहीं आया हो, ठीक है। इसके बाद स्टडी ओनली नॉट, मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं है कि पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। पढ़ते पढ़ते 1 महीना निकाल दिया आपने, ठीक है। प्रैक्टिस भी करनी है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। जो भी एनटीए से अपडेट आती है, जो भी एनटीए जो भी अपडेट डालता है, उससे अपडेटेड रहना है। देखो जब आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाते हो ना, ये स्टॉप चैलेंजिंग क्वेश्चंस नॉट, मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। देखो इसका मतलब ये है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, सॉरी, मॉक टेस्ट के टाइम पे आप क्या करते हो कि कोई भी आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन मिल जाता है, अब उसको सॉल्व करने में ना आप 5 मिनट्स वेस्ट कर देते हो सकता है ऐसे ही चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको आगे भी मिल जाए। लाइक आगे मिल जाए का मतलब ये है 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाए, मतलब 50 मिनट्स वेस्ट करोगे, है ना। 3 आवर्स में से आपने 50 मिनट्स वेस्ट कर दिया। तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस है उसमें रुकना नहीं है। स्टॉप नॉट का मतलब है रुकना नहीं है, उसको छोड़ के चलो आगे, बाद में सॉल्व करो, ठीक है। यूज टाइम लिमिट, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में आपको टाइम लिमिट तो वैसे ही, जब आप देते हो टेस्ट तो टाइम लिमिट मिलती है, लेकिन अगर ऑफलाइन टेस्ट देते हो तब एक अलार्म लगा लो, ठीक है। ये आपको कुछ डोंट्स थे जो आपको नहीं करने हैं। तो ये हमारा इस वीडियो में हमने क्या समझा है, एज लिमिट, सिलेबस, सिलेबस आपको मैंने पूरा नहीं समझाया, सिर्फ पेपर 1 का समझाया है, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जितना हो सकता था उतनी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है या क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने एग्जाम क्लियर किया है तो हो सकता है आपका मैं डाउट क्लियर कर पाऊँ, अगर नहीं कर पाऊंगी तभी मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है जो यूजीसी नेट है वो एग्जाम नहीं है, बल्कि करियर का जो दरवाजा है ना उसे खोलने की चाबी है ना। तो इसीलिए सही स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क आपको क्या बनाती है, रिसर्च स्कॉलर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हो वो कर देना, ताकि मैं आपको जो भी न्यू वीडियो डालती हूँ जिसे नेट से रिलेटेड, चाहे करंट अफेयर हो चाहे पेपर 2 से। सी मैं पेपर 2 जो है ना, मेरा पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड यूनिट 1 टू 10 की मैं वीडियो डालूंगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो
वो अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता है तो। थैंक यू सो मच।